मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन जो बुक है इसका जो है इस यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन का जो बुक आता है हम लोग का वाईसीटी का सीटेट का जो 6 to 8 जो मैथ और साइंस से हैं उनका ये पूरा डिस्कशन रहेगा मेरा। जितना भी क्वेश्चन में कभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि 2023 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो ऑनलाइन सेट बहुत सारे थे, लगभग में 15-20 सेट होगा जो पूछा गया था। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में करवाएंगे। आप लोग को देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आंसर है, आंसर के साथ यहाँ पे उसका क्या है विश्लेषण दिया हुआ है, व्याख्या दिया गया है उसका। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ जिसमें आपको लगता है कि हमको व्याख्या देखने का ज़रूरी है, हम साथ में वो भी पढ़ते जाएंगे और आप लोग सुनिएगा। अगर मान चलिए कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप देख के भी और सुन के भी मतलब पूरा वीडियो को ये कर सकते हैं अपना तैयारी। आने वाला सीटेट जो है जुलाई 2025 में, इसी जुलाई के अप्रॉक्स में आ जाएगा जुलाई वाला सीटेट। तो 6 to 8 से जो भी विद्यार्थी हैं 6 to 8 वाले के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। और या 1 to 5 वाले भी होंगे तो उसमें भी CDP तो महत्वपूर्ण है ही, CDP पढ़ लीजिएगा। और जो 6 to 8 के हैं उसके लिए मैथ साइंस का ये है, उसके बाद हिंदी भी इसमें करवाएंगे। और सारा आप लोग ये एक लाइन से देखिए, मतलब आज हम टोटल क्वेश्चन करवाएंगे, सिर्फ इसमें इंग्लिश को छोड़ेंगे और मैथ का जो सोल्यूशन करने वाला सिर्फ वो दो छुटा रहेगा, बाद में ये टोटल क्वेश्चन इसमें हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग देखना मत भूलिए। देखिए सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट का होता है, ये यहाँ पे यहाँ पे हम अपना पेपर स्टिक है चिपका हुआ 2022 का क्वेश्चन है ये, मैथ और साइंस का। देखिए 6 to 8 का है, सॉल्व पेपर विथ एक्सप्लेनेशन है। एग्ज़ाम जो हुआ था 6 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो CDP में, तो CDP में 30 क्वेश्चन रहता है। 30 में आप अगर ये पूरा अगर बुक हम करवाएंगे, डिस्कशन आज से पहला सेट स्टार्ट हो रहा है तो पूरा डिस्कशन करवाएंगे। इसमें से आपको कम से, अगर पूरा आप तैयारी कर लेते हैं तो कम से कम 70 to 80 हाँ बोल सकते हैं 90 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। और 90 मार्क भी है कट ऑफ, जो कि आपको अगर पास कर जाते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग धैर्य से वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें चारों ऑप्शन सही है। वृद्धि और विकास से प्रभावित होता है, परवरिश की शैलियाँ से होती है, अनुवांशिक ढांचा संरचना से होता है, विद्यालय अनुभव से होता है और व्यक्तिगत रुचि, चारों से होता है ये। और यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया गया और आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। हम डायरेक्ट इसका आंसर पढ़ेंगे, आंसर भी इसमें दिया हुआ है तो आंसर आप साथ साथ आंसर भी देख सकते हैं। देखिए आंसर जैसे सी दिया हुआ है इसका तो सी पढ़िएगा। और आप लोग जो विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं उसका विश्लेषण भी पढ़ सकते हैं, सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बच्चों देखिए काहे कि समय इसमें ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट हम ऑप्शन जो क्वेश्चन का आंसर हम आंसर ही पढ़ते जाएंगे, काहे क्वेश्चन बहुत सारा है तो समय को हमको सेव करना है। इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम चाहते हैं जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखिए बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, तो इसका सही आंसर होगा इसमें वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। और इसका तर्क है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो ये इसका जो है दोनों आंसर जो है दोनों गलत दिया हुआ है, दोनों कथन गलत है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। और देखिए और क्या बोल रहा है, इसका तर्क बोल रहा है स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। देखिए दोनों गलत है, ये भी क्वेश्चन गलत ही पूछा गया है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है, डर लगेगा। तो पूर्व पारंपरिक स्तर है जिसमें आज्ञाकारिता और दंड, व्यक्तिवाद और विनियमन ये सब चीज़ देखा जाता है। तो सीमा किस स्टेज पे है, तो पूर्व पारंपरिक स्टेज पे है। और 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है।
तो एडेप्टेशन, अनुकूलन द्वारा। जीनी पियाजे अनुकूलन का सिद्धांत जो दिया था, संयंत्र विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो अनुकूलन द्वारा सुगम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीनी पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। तो देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अमूर्त संख्यात्मक अवस्था मतलब परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है विद्यार्थी उस एज में। जैसे देखिए एकलेंस होगा, आप देखना चाहते हैं उस विस्तारपूर्वक, तो बोल रहा है जीनी पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी है जी। एक में है संवेदी पेशीय गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। परिवर्तन इसमें होता है इंद्रिया शिक्षक है, प्रतिवर्त क्रिया, अंतरंग व्यवहार। फिर 2 नंबर जो है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है, जिसमें होता है भाषा विकास, अपरिवर्तनीय होता है, अहं केंद्रवाद होता है, जीववाद होता है। 3 नंबर के दिया हुआ है इसमें मूर्त संज्ञात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक तर्क शुरू होता है, प्रतिवर्ती होता है, वर्गीकरण होता है, संरक्षण होता है। 4 नंबर है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से किशोरावस्था तक होता है, जो कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, चिंतन, अपसारी अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन सारा होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं। 8 नंबर बोला लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा इसमें कारक है महत्वपूर्ण? तो वो हुआ संवाद। संवाद से बच्चा ज़्यादा सीखता है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये वैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की, जो कि अंतःक्रिया की बच्चे की भाषा वाला जो भी आएगा ना भाषा विकास में, तो वो लेव वाइगोत्स्की ही होंगे। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर में बोल रहा है कि हेर फेर तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का ये शामिल है। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, वो विचारों के बीच संबंध बनाना। 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है किशोर अभिकथन और तर्क है। किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्म एक बड़ा प्रभाव डालती है। और तर्क है इसका मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ये देखिए दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर बोल रहा है विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या चाहिए? विभेदित निर्देश लागू करें। यही इसका आंसर सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आकलन डैश। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी और आकलन में है सी डी। तो देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आकलन बोल रहा है आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन इसका है एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है। सही होगा, ये सक्रिय और सामाजिक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अभिकथन और तर्क है। तो इसमें है अभिकथन बोल रहा है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। और तर्क है इसका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही होगा। डी में क्या बोल रहा है? ये दोनों गलत है, मतलब अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। देखिए फिर से बार पढ़ लीजिए। अभिकथन बोल रहा है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। मानकीकृत तो होगा ही नहीं। और उसके बाद बोल रहा है रीजन में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ये भी गलत है। तो अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है इसमें देखिए इसका जो है ये सारा इसमें है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेंगे, वैसे हम पढ़ देते हैं। देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही बोल रहा है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या दिया है? बी नंबर ऑप्शन सही है। 3 और 4 3 4 में हम लोग पढ़ लेते क्या बोल रहा है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। सही है। 4 नंबर है इससे सभी बच्चे के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। यही सही होगा।
हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अपसारी सोच के लिए किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 18 का भी सही है। इसमें बोल रहा है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, यही शिक्षा में समावेश का अर्थ है। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि पठन विकल्प मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? पठन विकल्प किससे? पढ़ने से संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित यही सही होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 20 में बोला समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। मानकीकृत निर्देश ये तो विशेषता नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। बाद में सकारात्मक अधिगम होगा। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन होगा। उपयुक्त समायोजन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या है? डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बोल रहा है सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 22 के सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें बोला सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। बोल रहा है पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? तो सीखना अधिगमकर्ताओं की प्रक्रिया सक्रिय भागीदारी होता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 24 नंबर बोल रहा है एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या को कैसे सुगम बनाएंगे? तो इसका आंसर नंबर 24 का 4 नंबर देखिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। और 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 25 नंबर बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह क्या होगा? संतुष्टि। तो संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब ये होता है। तो उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को सुसाधित किया जाना चाहिए। और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हम लोग का डी नंबर खोज व अन्वेषण द्वारा। 28 में बोल रहा है हम लोग का समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। कौन सा नेगेटिव है ये पूछ रहा है। प्रक्रियात्मक आबद्धता यही नहीं है। बाद में ये देखिए पश्चिमी कार्यकारी युक्ति होगा, स्वानुभाविक होगा, कलन विधि होगा, मगर फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है प्रक्रियात्मक आबद्धता यही नहीं होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने क्या है? मतलब देखिए सीखना का स्वरूप सामाजिक होता है, यही सही है। सामाजिक रचनावादी कक्षा में क्या होगा? स्वरूप उसका सामाजिक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? बच्चों की विफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो पाठ्य चर्चा का मानकीकरण जिम्मेदार है। और 30 हो गया। अब देखिए और ये तो आप लोग का मैथ ही हो गया। मैथ तो सोल्यूशन करने वाला है, इसका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि हर एक ये क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेके आएंगे एक अलग वीडियो में, जो कि पूरा मैथ ही होगा। उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब मैथ का एक जगह हम सम्मिलित करके वीडियो बना देंगे, आप लोग वो देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसके मैथ का जो CTP होता है, मैथ के पेडागोगी को देखते हैं हम लोग। यहाँ है देखिए 50 नंबर क्वेश्चन से है यहाँ पे 50 हो गया। 50 में 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का यहाँ पे होगा। 51 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसमें होगा गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़कर बढ़ाना चाहिए। और 52 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ये बोल रहा श्रीमती मधु कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए देती है, कौन सी दो संख्याओं को जोड़ा जाए कि कुल योग 54 आए, यह किस प्रकृति का प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, इसका सी जो है ये इसका सही होगा। सी नंबर दिया हुआ है, श्रीमती मधु कक्षा में प्रश्न हल करने के लिए देती है, तो गणितीय चिंतन को बढ़ावा देने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न, यही इसका सही होगा। और देखिए 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, 53 नंबर बोल रहा है आकृतियों पर एक अध्याय पर चर्चा करने के पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि गाड़ियों के पहिए वृत्ताकार क्यों होते हैं। कक्षा में पूछे गए इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसका आंसर नंबर देखिए सी नंबर सही होगा। यह विद्यार्थियों में तार्किक विवेचना विकसित करता है। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी पद्धति व्यवहार गणित में पाठ योजना के लिए सबसे कम रूप से उपयुक्त है। सबसे कम रूप से उपयुक्त कौन सा है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका यहाँ सही होगा कि पढ़ाई गई अवधारणा पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने का गृह कार्य देना, यही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा। एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, यही गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण होगा। 56 में देखिए, 56 में बोल रहा है एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें दो कोण समान है, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके दो कोण समान है, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। पर्याप्त प्रतिबंध देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। 57 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। यदि कथन बी है, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। तो बी एक की प्रतिस्थिति है। बी क्या है, एक की प्रतिस्थिति है, ये इसका सही आंसर होगा। और तो 58 नंबर में बोल रहा है जो जेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो जेब्रा कौन सा सही है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री है जिसका प्रयोग समिति में खोज अन्वेषण के लिए किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम लोग का कि गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ होगा निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, यही कथन सही है शिक्षण अधिगम के संबंध में। 60 नंबर क्वेश्चन ये मैथ के पेडागोगी का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए। डिस्कैलोकिया की विशेषता क्या है। इसका विशेषता क्या है, ए बी सी ये तीनों होगा। संख्याओं की संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई, संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता। 60 नंबर ये हो गया। और उसके बाद है साइंस में देखिए, साइंस में क्या है। साइंस में एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है, घटपर्णी पिचर पादप, घटपर्णी पिचर पादप होगा, इसका आंसर सही होगा विषमपोषी। 62 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका अगर डिस्कशन आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ दिया हुआ है। यह एक कीटभक्षी पादप है, यह आंशिक रूप से स्वपोषी और आंशिक रूप से विषमपोषी होता है, अतः एक्स घटपर्णी पिचर पादप पौधा है। सवाल का देखिए डिस्कशन क्या है। सवाल बोल रहा है पादप जगत का सबसे बड़ा सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अमरबेल ये पादप परजीवी है। अमरबेल किसी दूर स्वपोषी पादप जैसे बेर बबूल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक अपना पोषण मृत एवं सड़े गले जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं तथा मृतोपजीवी कहलाते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 62 नंबर में बोल रहा है आपको 3 प्रश्नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल है कि पुष्प का विलयन दिया गया है। आप अपनी प्रश्नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। आप दूसरी प्रश्नली में विलयन बी की 2 बूंदें डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। आप तीसरी प्रश्नली में विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। जिसमें बोल रहा है विलयन ए बी सी की प्रकृति की पहचान करते हैं। ये देखिए अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका।
बी उदासीन होगा और सी क्षारीय होगा। अब आते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर में बोल रहा है कि शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी यहाँ पे सही बोल रहा है। तो पहले बी होगा, तब ई होगा, तब डी होगा, तब सी होगा, तब ए होगा, मतलब बी ई डी सी ए, बी ई डी सी ए होगा। सबसे पहले देखिए बी यहाँ क्या बोल रहा है, बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ई में देखिए क्या, अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। उसके बाद डी है यहाँ पे, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत बजरी और कंकर को नीचे बैठने दिया जाता है। उसके बाद सी में है, मध्य में ढलान के लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा जाता है। उसके बाद ए में है, अब पंख को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई है। 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर में बोल रहा है कि एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट के खुले सिरों के तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा हम लोग का। तो बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, बी में है 5 अच्छा ये सारा ऑप्शन है। देखिए ए में है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3 मीटर मोटाई वाली तार। बी में है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 mm मोटाई वाली तार। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बोल रहा है यही 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 मिलीमीटर मोटाई वाली तार, यही सही होगा इसका आंसर। मतलब बी में है अधिक ऊष्मा पैदा होगी। 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर बोल रहा है, बिना बुझा चुना मतलब R1 रिएक्शन फर्स्ट जो है, बिना बुझा चुना क्विक लाइम जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा चुना स्लग्ड लाइम उत्पन्न करता है। और R2 है, बुझा चुना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। तो ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। इसको आप लोग देखिए, इसमें कौन सा सही होगा ये हम लोग को बताना है। तो देखिए रिएक्शन फर्स्ट ही सही होगा। संयोजन प्रतिक्रिया रिएक्शन फर्स्ट है और ये दूसरा है संयोजन प्रतिक्रिया, ये दोनों यही सही होगा फर्स्ट नंबर। और 66 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए डिस्कशन पढ़ने के लिए पढ़ेंगे मगर समय बहुत ज़्यादा व्यतीत होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दे रहे हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन और कारण। अभिकथन है, पीचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है। कारण है इसका, पीचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, ये सही है किंतु आर गलत है। कि पीचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं है, बोले यहाँ पे नाइट्रोजन इसके पास नहीं रहता, इसलिए वो कीटों को फंसा लेता है। तो ये सही आर गलत है। 67 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 67 नंबर में बोल रहा है, नीचे दिया गया कौन सा समूह ऐसे द्रव्यों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्युत का अच्छा चालक, नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल, ये तीनों में विद्युत का अच्छा चालक है। सी नंबर क्वेश्चन ये है, नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल। और 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक कंटेनर ए में 10 लीटर पानी है जबकि कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों कंटेनरों में पानी शुरू 40 डिग्री सेल्सियस पर है और दोनों कंटेनरों को अब 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सत्य है, ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। 69 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या है? छोटे छोटे छिद्र रंध्र है। रंध्र बी ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी और सी रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और यहाँ पे ये क्षार है, मतलब ये यहाँ पे क्षार में ये होगा पोटेशियम सल्फेट, फिर यहाँ पे डैश है कैल्शियम नाइट्रेट COH2 है, मगर यहाँ पे सी फिर डैश है, मतलब क्षार और अम्ल लवण कौन कौन सा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट के आगे में MgOH2 इसका सूत्र होगा। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट के आगे में KOH पोटेशियम सल्फेट हो जाता है, और कैल्शियम नाइट्रेट
क्षार में तो COH2 है, मगर अम्ल में इसका क्या हो जाएगा, NHO3। तो उसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 71 नंबर में बोल रहा है, एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए सही है। सी नंबर में दिया हुआ है कि लेंस को उसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन में, ये 72 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? भौतिक परिवर्तन को कौन सा समाविष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी नंबर सही है। कांच टूटना, गेहूँ पीसना और पानी उबालना। कांच टूटना, गेहूँ पीसना और पानी उबालना, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। परिवर्तनों को समाविष्ट जो करता है, कांच टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबालना। 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की एक धन आवेशित छड़ और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी? तो ये होगा धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित दोनों छड़ों की ओर। एक लड़की एक धन आवेशित छड़ और एक ऋण आवेशित छड़, देखिए धन आवेशित और ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी? तो धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों की तरफ मुड़ जाएगी। 74 नंबर में है, बोल रहा है रेल कार चालक अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है, जो 22 किलोमीटर दूर है। वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर पर घंटा की चाल से फिर आरंभ करती है। उसे समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है? तो समस्त चाल का औसत चाल क्या है? यहाँ देखिए आप लोग डिस्कशन ये आप लोग ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ये बना लेंगे। तो सही आंसर होगा 33 किलोमीटर पर घंटा। और 75 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 75 नंबर में बोल रहा है चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? पृथक करने के लिए कौन सा है? उर्ध्वपातन नहीं होगा, निस्संदन से हो सकता है, निस्तारण से होगा, अवसादन से होगा। 76 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं। 76 नंबर बोल रहा है चरण ए, कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गई। चरण बी में है उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल पृथक हो गए हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही होगा। चरण ए एक रासायनिक परिवर्तन है और चरण बी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। 77 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 77 नंबर बोल रहा है किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। तो ये भी सही कथन है, सही होगा। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बी में छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। और 78 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 78 नंबर में बोल रहा है ये है S1 और S2 नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। S1 में है आपको कि सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है। S2 में ध्वनि का तारत्व डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। मतलब ये दोनों सही ऑप्शन है, दोनों सही है, दोनों सही है। 79 में है निम्नलिखित में सही कथन को पहचानें। इसमें सही कथन को पहचानना, इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा? देखिए आंसर इसका देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद बाकी तीनों ऑप्शन नेगेटिव है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे बलवा मृदा में पानी से रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। बिल्कुल सही है। 80 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। 80 नंबर बोल रहा है कि एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े का एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरे को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। स्विच बंद करने पर क्या होगा? क्या होगा स्विच बंद करने पे? तो लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, यही सही होगा। 81 नंबर में है छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? इसका आंसर सही होगा, किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ये भी दोनों पे। इसके और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा, सही है। और बी में है उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीकों के लिए और उसके खिलाफ है। तो ये भी दोनों सही होगा। और सी और डी गलत होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है
82 नंबर क्वेश्चन में है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रकरणों की सही व्याख्या नहीं करता है। ये 3 को करता है, ए बी सी। देखिए ए बी सी करता है, मगर डी नहीं करता, तो डी हम पढ़ देते हैं। एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। और देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। और 84 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 84 में बोल रहा है, विज्ञान की पाठ्यचर्चा के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है। तो ए बी सही होगा इसका। ए बी में है आपका, ए में है, यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। और बी में, यह शिक्षार्थियों को विज्ञान को अचूक रूप में देखने में मदद करता है। 85 नंबर में बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये दोनों देखिए, दोनों सही है और दोनों का सही व्याख्या भी है। विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट होता है, सही है। जब कोई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है, सही। बिल्कुल दोनों सही है, दोनों सही है। देखें दोनों सही है, S1 S2 दोनों सही है। बातें 86 में क्वेश्चन 86 में बोल रहा है, NCERT कक्षा के विज्ञान की NCERT की पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। तो इसमें उपरोक्त उदाहरण में से किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका आंसर नंबर देखिए 3 सही और सी सही होगा। तो विज्ञान अनुभविक प्रमाण पर आधारित है, क्या सही होगा। अब 87 में हम लोग आते हैं। 87 में बोल रहा है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आपके छात्रों के मध्य सहायक होगी। तो देखिए यहाँ पे ACD ये सहायक होगा। छात्रों के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज, शिक्षार्थियों को विज्ञान की अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए कहना, ये गलत होगा। ये देखिए ए नंबर क्या है, जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज, ये सही होगा। उसके बाद C, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना, सही है। अब 88 में देखिए क्या हुआ, आप कक्षा में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु आवश्यक है। आपका एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा। उसके इस प्रश्न पर आप किस प्रकार उत्तर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर देखिए C सही होगा। यहाँ पे C नंबर बोल रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे, सही है। वो 89 में बोल रहा है, 89 में है नमक एवं चीनी। 89 में है एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है। निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा। इसका देखिए ACB इसका सही, इसका AC पहले A होगा तब C होगा तब B होगा। तो देखिए ये क्या है, ये बोल रहा है विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत है, C होगा। इसके बाद विद्यार्थी पदार्थों ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं। उसके बाद B लास्ट है इसका, B में बोल रहा है विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। अब 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथ एंड साइंस का। 90 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, मतलब जो चित्रण नहीं करता, नेगेटिव पॉइंट। शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है, ये गलत है। अब देखिए जिसका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगा उसके लिए है हिंदी पढ़िए। देखिए पहले तो आप ये गद्यांश पढ़ लीजिए और इसी गद्यांश के आधार पे आपका जितना भी क्वेश्चन है 8-9 क्वेश्चन है, ये सारा उसी पे आधारित है, वो आप तुरंत दे सकते हैं आंसर। तो हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं पहले। देखिए बोल रहा है
बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्यचंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भाव माटिक में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है जिसका पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। हम चकित रह जाते हैं कि सूर्यचंद्र पशु पक्षी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी और को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई यशो गाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो उसके बाद जो सुघर आकृतियाँ काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती है अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव में टिप में वही है। वह लाल, पीले, हरे चटक रंगों में इन प्रस्तर स्तंभों पर चित्रित हैं, लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मक तक ही सीमित नहीं बल्कि बस्तर से अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र भी में आ रहे परिवर्तन का संकेतक भी है। तो ये हो गया हमारा गद्यांश। अब उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शब्द क्या है? चंद्र शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द है। देखिए ऑप्शन इसका है चंद्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द चांद होगा। वे शब्द जो संस्कृत से निकल कर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। चंद्र ये संस्कृत शब्द है। 92 में अवसान का विलोम शब्द क्या है? अवसान का विलोम शब्द यहाँ पे अविर्भाव होगा। और यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में इसी पे आधारित आदि का विलोम अंत, मतलब उल्टा, उत्थान का पतन, समाप्ति का असमाप्ति। 93 में सुघर शब्द में सु है। सु क्या है? उपसर्ग। 94 में विघटन का पर्याय नहीं है निर्माण पर्याय नहीं, ध्वंस है, नाश है, छीनता है। और 95 में है कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है? दीर्घ काल तक बनी रहकर। 96 में बस्तर के विशिष्ट आकार भावों में टिप में निम्नलिखित चित्र नहीं है, सिर्फ पार्वती के नहीं, बाद बाकी ये तीनों है। तो 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है इन आकार भावों में मोटिफ का रंग है लाल, पीला, हरा। ये गद्यांश में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 98 नंबर में है आकार भावों में टिप में प्रचलित में टिप है धार्मिक अनुष्ठानिक, ये होगा। 99 में है निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखिए ACD सही है, B गलत है। पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, यही गलत है। और देखिए अब दूसरा है काव्यांश है। काव्यांश में 5 क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग पढ़िए। देखिए काव्यांश पढ़िए पहले। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा खालिश मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ, उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, उसमें शायद बची रह जाएगी चिड़ियों की बम्बी, चिड़ियों की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिसमें बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। 100 नंबर क्वेश्चन है खालिश शब्द का पर्याय क्या है? तो इस काव्यांश में दिया गया खालिश शब्द का पर्याय है विशुद्ध। 101 नंबर क्वेश्चन है, 101 नंबर में है चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, तो वो नी है, चांदनी नी। 102 में है कवित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है? तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा विस्फोटक ध्वनियाँ। 103 में है मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा पंक्ति से अभिव्यक्त है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट। 104 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? तो चिड़ियों की चहचहाट का उल्लेख नहीं है। 104 नंबर क्वेश्चन। बाद बाकी तीनों का है, चिड़ियों की चहचहाट इस काव्यांश में नहीं है। 105 में है कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय है, बांसों में छिपी बांसुरी के आदि मिले की खोज। 106 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अब इसका हिंदी का जो पेडागोगी है वो पेडागोगी है
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो 106 का सी नंबर सी, ये सिद्धांत शामिल नहीं है। पाठ्य चर्चा को इस प्रकार से सम्मिलित करना कि वो बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, ये गलत है। 107 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है भाषा की अंतर संबंधित अवस्थाओं में क्या शामिल है? तो ये नंबर सही है, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। 108 में है, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? तो अभिव्यक्ति। 109 में है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? तो नोम चोम्स्की का। 110 में है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है? तो ये ऑप्शन में सही होगा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। 111 नंबर सही होगा। क्वेश्चन देखिए, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से 111 का सी सही होगा। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। 112 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, 112 में बोल रहा है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। सही होगा। 113 में है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। 114 नंबर देखिए, किस भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? इसका ऑप्शन होगा सही, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। 115 नंबर है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार डी नंबर ऑप्शन, भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा एक अर्जित योग्यता है। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाद में देखिए ए सी डी सही है मगर बी सही नहीं है। बी में क्या है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो 117 का सी सही होगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। 118 में देखिए क्या बोल रहा है, स्वालिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, देखिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, यही सही होगा। 119 में है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, ये सही होगा। उसके बाद देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना 120 नंबर, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? इसका आंसर सही होगा 120 का डी, प्रत्यक्ष विधि। तो ये हमारा यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का जो सीटेट का जो किताब निकला था, तो उसका ये सीटेट का पहला एग्ज़ाम का था, मतलब जो 2023 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा व्याख्या सहित विश्लेषण था। इसी प्रकार हर एक दिन हम एक सेट लाएंगे जो कि मैथ और साइंस के जो विद्यार्थी होंगे उसके लिए स्पेशल है, और बाद बाकी जो मैथ साइंस के नहीं भी हैं तो उनके लिए CDP तो इसमें करवाएंगे ही, CDP है उसके लिए। उसके बाद उसका जो है हिंदी, जिसका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो देखना मत भूलिए, और जिसको पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले सारे वीडियो को आप लोग इस चैनल पे आके देखते रहिए। सो थैंक यू गाइज।